अगर आप या आपके घर में कोई भी ज़ोर-ज़ोर से खर्राटे लेता है, रात को नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, रात को साँस लेने में दिक्कत होती है सोते टाइम। इसके अलावा पूरे दिन थके-थके रहते हो दोस्तों और मूड बहुत ज़्यादा खराब रहता है, इरिटेटेड रहते हो, तो इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना है। इट कैन बी स्लीप एपनिया। मेरा नाम है डॉक्टर ताज, आप देख रहे हैं अब तक हेल्दी। आज का टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, स्लीप एपनिया। तो चलिए, बिना किसी देरी के दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें रात में हमारा सांस कई बार रुक भी जाता है और कई बार बहुत कम भी आता है। ये चीज़ कई-कई बार हो जाती है एक रात के अंदर, जिसकी वजह से ना तो इंसान ढंग से सो पाता है और उसके बाद सुबह उठने के बाद पूरा थका-थका और इरिटेटेड फ़ील करता है। इसके कुछ रीज़न्स हैं दोस्तों, वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले इसके टाइप्स की बात करते हैं। दोस्तों इसकी बेसिकली 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले आता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जो कि किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। उसके बाद आता है सेंट्रल स्लीप एपनिया, जो कि डायरेक्टली हमारे ब्रेन से लिंक्ड होता है, क्योंकि जो भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है दैट कैन बी द रीज़न बिहाइंड सेंट्रल स्लीप एपनिया। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स स्लीप एपनिया, दैट इज़ बेसिकली मिक्स्ड विथ दीज टू। ये दोनों ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड सेंट्रल। इसके बाद दोस्तों हम सबसे ज़्यादा जो बात करने वाले हैं वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की है, क्योंकि इंडिया में वो ही सबसे ज़्यादा कॉमन है। अराउंड 3.7% टू 21% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया राइट नाउ। ये केसेस वो हैं दोस्तों जो कि नोटेड हैं। इसके अलावा बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे या बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने सिम्टम्स को पहचान भी नहीं पाते। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो के बाद मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसकी जो सिम्टम्स है वो पहचान पाएँ और अपने डॉक्टर से जल्दी जाकर मिल सकें। जैसा ही इसका नाम है ऑब्स्ट्रक्टिव, इसका जो रीजन है वो भी कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। इसमें बेसिकली एक ऑब्स्ट्रक्शन होती है जिसकी वजह से हमारा एयर पैसेज जो है वो डिस्टर्ब होता है और हमारी जो सांस है वो पूरी आ नहीं पाती। कई बार क्या होता है दोस्तों, जब हम सीधा लेटते हैं अपनी बैक के जरिए, तो लेटने के बाद हमारी जो सोते टाइम हमारी जो टंग है या हमारी माउथ की मसल्स हैं वो इतनी ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाती हैं कि वो हमारी जो एयर पैसेज है उसको ब्लॉक करने लगती हैं। कई बार वो पार्शियली ब्लॉक करती हैं या फिर कई बार वो फुल्ली ब्लॉक करती हैं। उस ब्लॉकेज की वजह से दोस्तों जो हमारा सांस है वो पूरा आ नहीं पाता और कई बार आता है तो बहुत थोड़ा-थोड़ा आता है। जब रात में हमारा सांस इतना ज़्यादा डिस्टर्ब होता है दोस्तों, तो हमारी आँख जो है वो बार-बार खुलने लगती है, वो भी एक झटके के साथ खुलती है। इसकी वजह से हमारी जो नींद है वो बहुत डिस्टर्ब होती है और सुबह के टाइम हमें बहुत ज़्यादा थकावट और इरिटेटेड फील होता है। इसके कुछ दोस्तों रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी कि किस वजह से ये बेसिकली होता है। इसका सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर यानी ओबेसिटी है, मोटापा। इसके अलावा दोस्तों इसका जो एक और कॉज़ है वो है गर्दन का मोटा होना, सरकमफेरेंस ऑफ नेक ज़्यादा होना। इसके अलावा दोस्तों कुछ एनाटॉमिकल इश्यूज़ हैं, जैसे जॉ का छोटा होना, टॉन्सिल्स का बड़ा होना, कोई फैमिली हिस्ट्री होना। इसके अलावा दोस्तों कोई अल्कोहल कंज़प्शन करता है, ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करना, स्मोकिंग करना, ये सारे इसके दोस्तों फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको स्लीप एपनिया हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ मेडिकेशंस भी हैं जिसमें थोड़ा-सा सेडेशन होता है। आप इसका दोस्तों एक और जो सबसे बड़ा कॉज़ है वो है हमारा सीधा लेटना। यानी कि जब हम अपनी बैक के ज़रिए लेटते हैं, तो हमारी जो मसल्स हैं माउथ की वो सबसे ज़्यादा उस टाइम पे चांसेस होता है कि वो पीछे की तरफ रिलैक्स करें और हमारी जो एयर पैसेज है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए। दोस्तों जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि इट कैन बी पोटेंशियली सीरियस इलनेस। दोस्तों उसका रीज़न ये है कि अगर इसको हम अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारे सीरियस इश्यूज़ हमारी बॉडी के अंदर हो सकते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़, क्योंकि जो भी हमारे ब्रीदिंग इश्यूज़ है वो डायरेक्टली स्ट्रेस डालती है हमारी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर रेज़ कर सकता है, हमें स्ट्रोक आ सकता है, हमारी कार्डियक जो हार्ट बीट्स हैं वो दोस्तों इर्रेगुलर हो सकती हैं, जिसको अरिथमियाज़ भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स इसकी वजह से हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारी नींद का पैटर्न है उससे इंसुलिन रेजिस्ट हो सकता है, ग्लूकोज इंटॉलरेंट हो सकता है, जो डायरेक्टली लीड कर सकता है हमें टाइप 2 डायबिटीज की तरफ। इसके अलावा दोस्तों सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्योंकि सर्जरी कई बार हमें सीधा लिटाकर ही करनी पड़ती हैं और अगर हमको ऑलरेडी स्लीप एपनिया है तो सर्जरी करते वक्त बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम लेटने के बाद बाई चांस अगर फिर से वही टंग रिलैक्स होकर अगर थ्रोट में जाएगी तो सांस में दिक्कत आएगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों इट कैन लीड टू अ वेरी पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि जब हमारी नींद पूरी नहीं होगी, रेगुलर बेस पे नींद पूरी नहीं होगी, तो हम परेशान हो जाएंगे, दिन में परेशान घूमेंगे, इरिटेटेड रहेंगे और दोस्तों हमारा जो मूड स्विंग है वो बहुत ज़्यादा हमेशा हाई रहेगा। इसके कुछ सिम्टम्स हैं दोस्तों, अगर हम उनकी बात करें तो सबसे पहला आता है कि ज़ोर-ज़ोर से खर्राटे मारना। अगर आपके घर में कोई भी ज़ोर-ज़ोर से खर्राटे मारता है तो प्लीज़ उस चीज़ को नोट करें, ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों कई बार इसमें ऐसा होता है कि जो पेशेंट है इसका स्लीप एपनिया का, वो रात में बार-बार उठता है, सांस की कमी की वजह से। इसके साथ-साथ वो जो भी पेशेंट होता है वो रात में सांस लेना उसका कई बार स्टॉप होता है।
लेकिन इस चीज़ को दोस्तों वो नोट नहीं कर पाता है, उसके साथ जो भी उसका पार्टनर होगा या फैमिली मेंबर होगा, वो इस चीज़ को नोट करेगा और वो इसको बता सकता है कि हाँ, आपका साँस जो है वो रुक रहा था और इस चीज़ को डॉक्टर को रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इरिटेबिलिटी रहेगी, इंसोम्निया भी हो सकता है, यानी कि नींद की कमी भी हो सकती है, सुबह के टाइम पूरा थकान रहेगी, लेकिन वो सेकेंडरी चीज़ें हैं। प्राइमरी जो है दोस्तों वो यही है, ज़ोर-ज़ोर से खर्राटे और फिर रात में साँस का बार-बार रुकना और बार-बार बेचैन होके उठना। और दोस्तों अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, इसकी ट्रीटमेंट की, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों लाइफ़स्टाइल का। आपको अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप ओबीज़ हैं तो आपको अपना वेट मेंटेन करना पड़ेगा, आपको अपने आप को फिट रखना पड़ेगा। इसके साथ-साथ दोस्तों आपको अल्कोहल का कंज़म्पशन कम करना पड़ेगा और हो सकता है बंद भी करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों यू हैव टू क्विट स्मोकिंग, अगर आप स्मोक करते हैं तो वो बंद कर दीजिए। इसके साथ-साथ दोस्तों आपको एक स्लीप हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। स्लीप हाइजीन में कुछ चीज़ें आती हैं दोस्तों, जैसे आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा अपने सोने-जागने का। इसके साथ-साथ रात में सोते टाइम कभी भी कोई कैफ़ीन का इस्तेमाल ना करें और ना ही कोई हेवी मील का इस्तेमाल करें। इसके अलावा दोस्तों कुछ ओरल अप्लायंसेस आते हैं जिसकी वजह से जो आपकी जॉ है उसको ऐसी पोजीशन में लाया जाता है जिसकी वजह से आपके अंदर माउथ के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो और आपका एयरवे जो जो भी एयरवे है वो ब्लॉक ना हो और आपका जो सांस है वो प्रॉपर चलता रहे। इसके अलावा दोस्तों एक सीपैप थेरेपी भी है जिसको कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर भी बोलते हैं, जो कि डॉक्टर ही आपको प्रिस्क्राइब करेगा और अगर करता है तो आप वो करें, उससे आराम आएगा। इसके अलावा दोस्तों एक आता है पोजीशन थेरेपी, यानी कि आपकी जो भी स्लीपिंग पोजीशन होगी उसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कभी भी अपनी बैक के ज़रिए नहीं सोना है। उस केस में मैंने बता दिया है आपको कि आपको ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। इसलिए जब भी आप सोएं तो एक करवट पर सोएं, एक साइड में सोएं। अगर आपको दिक्कत है, आपको नहीं याद रहता है, आप बार-बार सीधे हो जाते हैं, तो प्लीज़ अपने साइड में पिलोज़ रखें। इस तरह से रखें कि आप जब भी सीधे हों अपने बैक की तरफ तो वो आपको याद रहे और आपका जो सपोर्ट है पिलोस का उसकी वजह से आप एक किसी साइड में ही रहें। अगर आपको कोई ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है पहले से, कोई भी मेडिकल कंडीशन है लाइक न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर है या फिर कोई कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है, तो आप अपने किसी भी डॉक्टर से जाके उसको कंसल्ट करें, उसको ठीक करें, क्योंकि कई बार स्लीप एपनिया जो है आपकी पहले की कंडीशन ठीक होने के बाद अपने आप ही साइड हो जाता है। अगर आपको दोस्तों मेरी ये वीडियो पसंद आई तो अपने प्लीज़ उन दोस्तों को और उन फैमिली मेंबर्स को शेयर करें जिनको आपको लगता है कि स्लीप एपनिया के चांसेस हो सकते हैं और उनको ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के लिए इतना काफ़ी दोस्तों, मेरे साथ बने रहें। नेक्स्ट टाइम मैं कोई और टॉपिक लेकर आऊँगा। अगर आपका कुछ भी सजेशन है या फिर आपका कुछ भी कमेंट है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएँ और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक है जो लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे बताएँ। मैं नेक्स्ट टाइम उसके साथ आपके सामने हाज़िर होऊँगा। आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू।